आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी मेरा क्वेश्चन डर को लेके। अभी 3 दिन मैंने यहाँ वॉलंटियरिंग की, दिन अच्छे गुजरे, मज़े में निकल गए। लेकिन अभी मीट द मास्टर के लिए यहाँ पे मैसेज रिकॉर्ड करना था। मेरा काफ़ी मन था आगे आके बोलने का, लेकिन कदम बढ़ा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि कलेजा ही बाहर आ जाएगा। और ऐसा मैंने देखा है कि मेरे जीवन में ये डर बना ही रहता है हर चीज़ में। इवन जैसे मैसेज भी शेयर करना चाहता हूँ मैं संस्था के सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे, तो मैं नहीं कर पाता। मुझे पता नहीं क्या डर है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। कोई मेरे सामने गलत काम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता। तो मैं इस डर में घिरा रहता हूँ हर समय। तो मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। नहीं, तुम डर से क्या घिरे हो, तुम अपनी कल्पना से घिरे हो। जो आपके साथ हो रहा है, बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे उनके साथ भी होता होगा। कल्पना हमारी ये रहती है कि फलाना काम करेंगे तो भयानक अंजाम आ जाएगा। जैसे यहाँ आके नहीं बोल पाए तो उसके पीछे एक कल्पना है। कल्पना ये है कि बोलूँगा तो ऐसा दुष्परिणाम आ जाएगा, या सोशल मीडिया पर शेयर करूँगा तो कोई फलाने तरह का ताना मार देगा या कमेंट लिख देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। जो काम हम नहीं कर रहे होते हैं उस काम में कुछ ऐसा खतरनाक नहीं होता, उस काम के परिणाम की हमारी कल्पना में कुछ खतरनाक होता है। हम भूल ही जाते हैं कि जो कुछ भी खतरा दिख रहा है वो कल्पना के भीतर का है, वो यथार्थ नहीं है। जांच तो लें कि वो खतरा है भी या नहीं है। थोड़ा जांच लो, क्या पता वो खतरा बस यूं ही हो, छद्म सोच लिया है, वास्तव में नहीं है। एक झटके में बहुत बड़ा खतरा ना उठाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर लो। जहां लगे कि यहां सबसे कम खतरा है वहां से प्रयोग शुरू कर लो, पर शुरू करके जांचो तो सही कि जो तुमने विचार बैठा लिया है, जिस खतरे की तुम आशंका कर रहे हो, उस आशंका में कोई दम भी है या तुम यूं ही फालतू ही डरे बैठे हो। डर अगर किसी वास्तविक दुर्घटना के प्रति सचेत करे तो ठीक है, लेकिन डर अगर बिल्कुल निर्मूल हो तो। अब मैं यहां बैठूं और मुझे लगे कि मैं जैसे ही बोलूंगा इसमें करंट आ जाएगा और मैं बोलूं ही ना, क्या तरीका है? अब भीतर ये भाव तो बैठ ही गया है कि मैं बोलूंगा इसमें करंट आ रहा है, तो क्या करा जाए फिर? टेस्टर लाके थोड़ा सा जांच ही लो एक बार कि आता है क्या, या ऐसे कर लो। अब इतना तो नहीं होगा कि चिपका लेगा डीसी। पानी रखा होता है, पानी को देख करके पता नहीं चलता कि ठंडा है कि गर्म है। अब नहाने गए हो, तुमने किसी से बोला था कि मेरे लिए गर्म पानी छोड़ देना, अब पता नहीं उसने छोड़ा गर्म या ठंडा ही छोड़ दिया क्या है, तो घुसते ही कपड़े वपड़े उतार के तुरंत डाल तो लेते नहीं,
अगर ठंडा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करते हो? तो ये करके तो देख लो, बिना नहाए कब तक घूमोगे? हम्म? जांच लिया करो कि जो खतरे तुम कल्पित कर रहे हो वो वास्तविक हैं भी या नहीं। इसी तरह से ये भी जांच लिया करो कि जिन चीजों पर तुम बहुत भरोसा कर रहे हो भरोसे लायक है भी या नहीं। हम्म? दरवाजा खुला छोड़ के सोते हैं, क्यों? दादाजी की दुनाली रखी हुई है घर में, किसी दिन उसको चला के तो देखो, उसमें कुछ बचा भी है या बस जंग फायर करती है। हम जिस चीज पर भरोसा करते हैं वो हमारे काम की नहीं होती, हम जिस चीज से डरते हैं वो खतरनाक नहीं होती। ऐसे तो जीते हैं हम। कुल कमी किसकी है? जिज्ञासा की, प्रयोग की, सच्चाई के प्रति एक प्रेम की। मैं जानना चाहता हूं असलियत क्या है, बता तो दो, तथ्य तो पता चले। मैं इतना आपको थोड़ा सा बोलूंगा जरूर कि अगर आप जांचेंगे तो बहुत संभावना है कि आधी से भी ज्यादा चीजें वैसी ना निकलें जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। और हो सकता है आप उनके बारे में बड़े यकीन से कोई विचार बनाए हों, वो यकीन वगैरह सब टूटेगा। आप प्रयोग तो करिए। कल्पनाओं के महल में रहना खतरनाक है। वो महल कभी भी गिर सकता है, और इसके अलावा वो आपको उस असली महल से वंचित करता है जिसके आप अधिकारी हैं, पर जिससे आप डरे बैठे हैं। आपको लगता है उधर खतरा है, हो सकता है उधर कोई खतरा हो ही ना, है ना? हाँ। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अंशुल है, मैं बेंगलोर से आया हूँ। और मेरा प्रश्न है, संस्था की तरफ से अक्सर कुछ बुक्स के या कुछ मूवीज़ के रिकमेंडेशन आते रहते हैं। तो उसमें एक मूवी थी इनटू द वाइल्ड, जो कि एक सत्य घटना पे आधारित है। एक 24 वर्षीय युवक थे जो सोसाइटी और समाज से शायद तंग आकर एक अलास्का के जंगल में जाके रहने लगते हैं, और वहाँ उनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। और क्योंकि वो सत्य घटना थी, मैंने वो मूवी 2 बार देखी, और मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसमें ऐसी क्या सीख है, या क्या उसमें क्या सीखा जाए, क्या इंडिकेशन है, उस वो रिकमेंडेशन क्यों आया। और एक और आपका एक पोस्ट आई थी फीड में, जिसमें शायद किसी छात्र ने आपसे पूछा था कि आप हमें ये सब जो बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता है। तो उसमें शायद आपने एक उसका उत्तर ये दिया था कि मैं नदियों में रहा हूँ, पहाड़ों में रहा हूँ, और वहाँ से मुझे जीवन के से ये सब चीज़ें पता चली। तो मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये फ्रीडम की जो बात हुई थी उस मूवी में और जो आपने बात की, उसका कोई कनेक्शन है, उसमें क्या है? देखो, 2 तरह के बंधन होते हैं हमारे ऊपर, या ऐसे कह लो कि बंधनों की 2 परतें होती हैं, 2 तहें, 2 लेयर्स। नीचे होता है प्राकृतिक बंधन, जिसको लेकर हम पैदा ही होते हैं, जो हमारे डीएनए में ही होता है, वो हमारा प्राकृतिक बंधन है। जैसे कि अगर नींद आ रही है तो आ रही है, एक उम्र पर पहुंचकर वासना उठ रही है तो उठ रही है, कुछ चीज जगमग जगमग है वो लुभा रही है तो लुभा रही है। ये प्राकृतिक बंधन है, ये जानवरों में भी पाए जाते हैं। जानवरों को भी कुछ चीजें दिखा के आकर्षित किया जा सकता है। जानवर भी बहुत तरीके से प्रकृति
के बंधनों में चलते हैं। लेकिन जानवरों के पास बस प्राकृतिक बंधन ही होते हैं। उन्हें भूख लग जाती है, उन्हें भी ईर्ष्या होती है, उन्हें भी क्रोध आता है, ये सब प्राकृतिक बंधन है। इंसान के पास प्राकृतिक बंधनों के ऊपर बंधनों की एक और परत होती है, वो होते हैं सामाजिक बंधन। इस मामले में इंसान जानवरों से ज्यादा अभागा है। जानवर को बस उसकी देह बांध कर रखती है कि उसे देह के इशारों पर नाचना पड़ता है। उसकी देह में जो वृत्तियां होती हैं उसे उसका पालन करना पड़ता है। जानवर की ये मजबूरी, इंसान की मजबूरी जानवर की अपेक्षा दुगनी है। हम देह के इशारों पर तो नाचते ही हैं, साथ ही साथ हमें समाज भी नचाता है। तो इसलिए जैसा तुमने उस मूवी में देखा, लोगों के लिए ये राहत की बात होती है कि वो जंगल भाग जाएं। कम से कम एक प्रकार के बंधनों से तो मुक्ति मिली। जानवर जैसा हो जाने में इसीलिए हमें सुकून सा मिलता है, क्योंकि जानवर जैसे जब हो जाते हो तो बंधन आधे रह जाते हैं, पूरे नहीं कट गए पर आधे रह गए। इसीलिए जो शहरी लोग होते हैं वो बहुत भागते हैं पहाड़ों की ओर। अब समझ में आ रहा है कि लोगों को क्यों झरने अच्छे लगते हैं। खासतौर पर अगर आप किसी मेट्रो वगैरह में रहते हो तो आप क्यों बोलते हो कि मुझे नेचर चाहिए, प्रकृति का साथ चाहिए। क्योंकि समाज अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है। प्रकृति के पास जाते हो तो समाज पीछे छूट जाता है, बंधन आधे हो जाते हैं। मुक्त नहीं हो गए, बस बंधन आधे हुए हैं। यही वजह है कि इंसान शराब भी पीता है। यही वजह है कि हमें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। दोनों में क्या साझी बात है? शराब पिया हुआ व्यक्ति भी समाज के बंधन नहीं मानता और छोटा बच्चा भी समाज के बंधन नहीं मानता। इस अर्थ में शराबी, छोटा बच्चा और जानवर तीनों एक साधारण सांसारिक आदमी की अपेक्षा ज्यादा मुक्त होते हैं। शराब पिया हुआ आदमी भी ज्यादा मुक्त है। इसीलिए देखते नहीं हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए हम सुरापान करते हैं या हम साइकेडेलिक्स और ड्रग्स का सेवन करते हैं। रिश्ता समझ में आ रहा है? उससे आधी मुक्ति तो मिल ही जाती है। कौन सी वाली मुक्ति? समाज से मुक्ति। एक बार शराब पी ली, अब समाज को कोई खौफ नहीं। समाज में किसका खौफ होता है तुमको? अपनी पत्नी का खौफ है, बॉस का खौफ है, मकान मालिक का खौफ है, पुलिस वाले का खौफ है। शराब पीने के बाद तुम पहलवान हो जाते हो 2 घंटे के लिए ही सही। सड़क पे खड़े होके पुलिस वाले को गरिया दोगे। जिनसे हमेशा डरते रहे उनको भी कहोगे सामने से हट जा, नहीं तो। और इसीलिए शराब पिए आदमी के सामने से लोग हट भी जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अभी ये नहीं डरेगा, अभी इंतजार करो उतर जाए फिर बात करते हैं इससे, क्योंकि वो आधा मुक्त तो हो ही गया है। आधे बंधन उसने काट दिए। समझ में आ रही बात? इसलिए इनटू द वाइल्ड। लेकिन वो कोई समाधान नहीं है। समाज से बचने के लिए जानवर हो जाना कोई समाधान नहीं है। समाधान यह है कि तुम्हें ऐसा समाज मिले जो तुम्हें जंजीरों से मुक्त करे। समाजहीनता किसी काम की नहीं है, क्योंकि समाज से हटोगे तो जानवर हो जाओगे। जानवर होके तुम्हें कौन सा चैन मिल जाएगा? जानवर होके तो जानवर को भी पूरा चैन नहीं मिलता। इंसान हो गए
अगर जानवर जैसे, तो बहुत तड़पेंगे। क्यों? क्योंकि कौन हो तुम? जिसे पूर्णता चाहिए, पशुता नहीं। अब चाहिए पूर्णता और बन गए हो जानवर, जंगल में घूम रहे हो। समाज से तो बच जाओगे, लेकिन पूर्णता तब भी नहीं पाओगे, तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो इसीलिए हमें समाज चाहिए, और समाज में सही माहौल और सही शिक्षा चाहिए। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि तुम जिन बेड़ियों के साथ पैदा होते हो उनको काट दें। लेकिन चूंकि हमें गलत शिक्षा दी जाती है, इसीलिए वो बेड़ियों को काटती नहीं है, बल्कि बेड़ियों की एक परत और तैयार कर देती है। अगर जंगल पहाड़ की ओर भागने ही भर से मुक्ति मिल जाती, तो सारे पहाड़ी एकदम मुक्त होते। हमारा कहाँ है? तो हमें मालूम है, हम कहते हैं कि ऋषि मुनि सब जाते थे, हिमालय रहते थे और जंगलों में रहते थे, वहीं से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था, फिर ग्रंथ रचे जाते थे। पर ऐसी बात देखो है नहीं। सबसे ज्यादा अंधविश्वास हमें पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। मांसाहार भी हमें पहाड़ों में खूब देखने को मिलता है। क्रूरता कितनी मिलती है देखने को। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों यानी प्रकृति पर रहने मात्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है भीतर से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जानवर जैसे हो जाओगे उस हद तक मुक्ति मिल जाएगी। सामाजिक कुटिलता तुम में जरा कम रहेगी। सामाजिक चोचलों से मुक्त रहोगे, उस हद तक मुक्त रहोगे, उससे ज्यादा नहीं। इंसान को सही शिक्षा चाहिए। हम जो कर रहे हैं ये मुक्ति की दिशा में कदम है। कहो। उसका ही जो अगला पार्ट था जिसमें एक क्वेश्चन के आंसर में आपने जो प्रश्न था एक छात्र का कि आप जो बता रहे हैं आपको ये कैसे पता, तो आपने कहा था कि आपने नेचर का शायद एग्जांपल दिया था कि मैं पहाड़ों में गया हूँ, नदियों में। जी, मैंने अर्थ ये था कि समाज हमें जो विकृत शिक्षा दे रहा है, मैंने उससे तो नहीं ही सीखा है। समाज की जो विकृत शिक्षा है उससे नहीं सीखा है। जिस बेढंगी सामाजिकता के हम सब शिकार हैं, मैं उससे बचा हुआ हूं। दुनिया के ये सब जो चोचले हैं, मैं उसका अनुयायी नहीं हूं। उसकी अपेक्षा मैंने प्रकृति के पास रहकर प्रकृति के तरीकों से सीखा है। लेकिन उसमें मैं फिर सावधान किए देता हूं, मात्र प्रकृति के साथ रहने भर से नहीं सीख जाओगे। समाज की मूर्खताओं से बेहतर है प्रकृति का सानिध्य। लेकिन अपने आप में प्रकृति का सानिध्य भी तुम्हें बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगा। बल्कि ये और होता है कि प्रकृति के पास जाकर अगर तुम्हारे पास बड़ी शैतानी वृत्तियां हैं तो वो और सक्रिय हो जाती हैं। देखते नहीं हो लोगों को जो अपने सबसे गिरे हुए काम करने होते हैं, वो करने के लिए वो प्रकृति के पास जाते हैं। चाहे गोवा, चाहे पहाड़। यहां आते हैं पहाड़ों पर तो शराब का पूरा क्रेट लेके आएंगे, मजे मारने जा रहे हैं। गोवा में प्रकृति ही प्रकृति है। वहां जाके लोगों का बोध जागृत होता है क्या? क्या जागृत होता है? तो सिर्फ प्रकृति के सामीप्य से कोई विशेष फायदा नहीं हो जाएगा।
लेकिन समाज जब एकदम सर पे चढ़ बैठे, तब प्रकृति की ओर आने से एक राहत मिलती है, एक प्रमाण मिलता है कि सामाजिक गुलाम होना जरूरी नहीं है। लेकिन सामाजिक गुलाम न होने का ये अर्थ नहीं है कि तुम प्रकृति के गुलाम होकर रह जाओ। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मोह और काम, मोह और काम, हम्म, इन दो चीज़ों में एक जैसे फ्लक्चुएशंस और एक साइकिल सी बन रही है। पहले उसमें गिरते हैं, उसके रिपरकशन झेलते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, फिर उसमें गिरते हैं, रिपरकशन झेलते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। इसका वे आउट नहीं दिख रहा है कुछ कि इससे बाहर पूरी तरह कुछ। संकल्प उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। किसी बिंदु पर आकर के प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि बहुत हो गया, नहीं तो फंसे ही रहोगे। और प्रकृति चाहती भी नहीं है कि तुम आजाद हो जाओ, फंसे ही रहोगे। तुम्हारा अपना संकल्प ही मुक्ति की दिशा में पहला कदम होता है कि 10 बार तो वही चीज झेल ली, 10 बार तो उसी प्रक्रिया से गोल गोल गुजर लिए, अब दोबारा वही नहीं दोहराना। काफ़ी मतलब डरावना सा लगता है ये, मतलब कि प्रयोग करके देखो कि तुम्हारे डर वास्तविक हैं या कल्पित। जैसे थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, डर तो लगता है, पर डर यही तो कहता है ना कि आगे ऐसा हो जाएगा। डर भविष्य की एक आशंका भर होता है। थोड़ा सा प्रयोग करके देखो कि डर में कोई दम भी है या नहीं है। आचार्य जी, कल या आज के ही सत्र में आपने एक बात बोली थी कि कुछ तुम्हारे पास ऐसा है जो अनछुआ रहना चाहिए, जो कि सिर्फ तुम्हारा हो। तो वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा चेहरा मेरे पिताजी से मिलता है और मेरा शरीर का रंग मेरे माताजी से, तो और सब कुछ ही मुझे बाहर से मिला है। और चेतना एक है जो मुझे ऐसा लगता है मेरी खुद की है, मेरी समझ गलत भी हो सकती है। और उस अतृप्ति को तृप्ति तक पहुंचाने का वो जो बीच का मार्ग है वो मेरा है। तो ये जो अनछुआ है, क्या वो यही है? उसके बीच में माया को हटा करके कुछ ऐसा ऊंचा लक्ष्य साध करके उसको करना कि उस अनछुए पे खाली तुम्हारा हक हो और तुम खाली उसके लिए बस काम करते जाओ, और वो कुछ इतना ऊंचा हो कि तुम किसी को कुछ मत बताओ, किसी की कुछ मत सुनो। अनछुए की ओर बढ़ना होता है। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है अनछुआ, न तुम्हारी चेतना तुम्हारी है, न चेतना की मुक्ति का जो लक्ष्य है वो तुम्हारा है। हाँ, उसकी ओर बढ़ोगे तो उसके निकट पहुंचोगे जो सिर्फ तुम्हारा है और अनछुआ स्पर्शित रह सकता है। चेतना तुम्हारी नहीं होती, चेतना भी सामाजिक और शारीरिक होती है। लेकिन ये चेतना चाहती है कि इसे कुछ मिले ऐसा जो बिल्कुल आत्मिक माने निजी हो, उसकी ओर बढ़ना होता है। यही जीवन का लक्ष्य है। उसी ऊंचे लक्ष्य की आप बात करते हैं जो हर बार आप जो ऊंचा लक्ष्य बोलते हैं। जैसे हम बस में सफ़र करते हैं तो जैसे मान लीजिए बस में सीट नहीं होती है तो उसमें यात्री चढ़ते हैं, तो ख़ास तौर पे जब लड़कियां या महिलाएं उसमें आती हैं तो स्पेशली मतलब चाहे और लोग भी खड़े होते हैं पहले से, लेकिन स्पेशली उनको सीट दी जाती है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब महिलाओं को हम कमज़ोर समझते हैं पुरुषों से, या आपका काम है उनके लिए खड़े हो जाना, उनका काम है आपकी सीट को न लेना। दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कोई महिला प्रवेश करे, आप खड़े हो जाइए, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन महिला यदि देह से सबल है, वृद्धा नहीं है, या उसके पास एकदम कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो उसका कर्तव्य ये है कि वो सीट न ले।
30-35 वर्ष की कोई महिला है और देह से मजबूत है, उसे क्यों किसी की सीट चाहिए? वो भी खड़ी रह सकती है। लेकिन आपका कर्तव्य यही है कि आप शालीनता के नाते उससे कहें कि देवी जी आप चाहें तो बैठ सकती हैं, पर देवी जी का कर्तव्य यह है कि वो न बैठें। धन्यवाद आचार्य जी।